3, 2, 1 स्टडी हो गई है स्टार्ट दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लिटरेचर का एक पार्ट, एक झलक, जिससे लोगों को ये एहसास हो जाए कि किस लेवल पर हमारी तैयारी शुरू होने जा रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी तो बहुत सारे तीर हमारे तर्कस में ऐसे हैं जिनका आपने अनुमान भी नहीं लगाया है। तो हो जाइए तैयार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी का प्ले। उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा और एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्ले की। दोस्तों अभी बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु अभी संशय में हैं, डाउट में हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ उनके डाउट को दूर करने के लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का प्ले जस्टिस। तो आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूं एक नई दुनिया में। और आज हम करेंगे जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, उसको हम समझेंगे। आप मेरे साथ चलते रहिएगा, जो पॉइंट्स हैं आप उनको नोट करते रहिएगा। एक बात मैं लास्ट में पहले आपको जरूर बता दूं दोस्तों कि आप वोकेबलरी पर विशेष रूप से फोकस करते रहिएगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर उसकी स्टार्टिंग हम कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी स्पीडी की इंग्लिश की बुक आती है, उसका लेटेस्ट वर्जन आप ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस किताब को आप लीजिए और वोकेबलरी उससे आप पढ़ते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम प्ले की, जस्टिस की। क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से हम लिटरेचर को पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं, आप मेरे साथ ध्यान से सुनते रहिए, अपना रजिस्टर ले लीजिए और नोट करते रहिए। देखिए दोस्तों, जस्टिस पब्लिश्ड हुआ है 1910 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है टीजीडी के। दूसरी बात आपको बता दूं, जस्टिस को फिल्माया गया है या दर्शाया गया है इंग्लैंड में। यानी इसमें जो सीन दिखाए गए हैं, जो स्थिति दिखाई गई है, वो इंग्लैंड की है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जस्टिस को सोशल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। जस्टिस इज ए सोशल ट्रेजेडी, सामाजिक ट्रेजेडी है ये। चूंकि इसका जो हीरो है वो सामाजिक गतिविधियों में फंस जाता है और अंततः अपने डूम को आमंत्रित करता है, मर जाता है लास्ट में। दूसरी ओर बात करें तो जस्टिस एक प्रॉब्लम प्ले है। चूंकि आपको मालूम है कि जॉन गाल्सवर्दी एक प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं, उन्होंने सामाजिक समस्याओं को उठाया है और उनको अपने प्लेज में स्थान दिया है। तो इसके विषय में, प्रॉब्लम प्ले के विषय में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम प्ले याद रखना है आपको, जस्टिस इज ए प्रॉब्लम प्ले, जस्टिस इज ए सोशल ट्रेजेडी। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। 1910 इंग्लैंड में इसकी सेटिंग हुई है, इसको दर्शाया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके कैरेक्टर्स पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला कैरेक्टर है जेम्स हाउ। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। जेम्स हाउ फादर है, वाल्टर हाउ सन है, इनका बेटा है। और दोनों ही ये सॉलिसिटर्स हैं। एक्चुअली ये सारी जो कहानी है इसकी शुरुआत ही इनके ऑफिस से होती है, इनके डिपार्टमेंट से होती है, जहां पर एक्टर के द्वारा या यूं कहिए इस प्ले के हीरो के द्वारा कोई त्रुटि कर दी जाती है। उस त्रुटि की भरपाई करते समय वो अपने आप को बचा नहीं पाता। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, जेम्स हाउ फादर हैं और वाल्टर हाउ सन है।
दोनों ही सॉलिसिटर्स हैं। आगे बात करते हैं रॉबर्ट कुक्सन की। देखिए थोड़ा सा इन दोनों के विषय में बता दूं। जेम्स हाउ एक बिजनेसमैन है और ये तीखी निगाह वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, तीखी निगाह वाले व्यक्ति हैं, नियमों का पालन करते हैं, नियमों को फॉलो करने की ये बात करते हैं। प्ले के अंदर आप देखेंगे कि ये फॉल्डर को सजा देने की बात करते हैं और वाल्टर हाउ थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाता है और कहता है कि ये फॉल्डर की पहली मिस्टेक है, तो इसको हमें क्षमा कर देना चाहिए। आगे की बात करते हैं रॉबर्ट कुक्सन। दोस्तों ये कैरेक्टर आपको याद रखना है क्योंकि पूरे प्ले के अंदर यही एकमात्र कैरेक्टर है जो विलियम फॉल्डर की वकालत करता है। वकालत से अभिप्राय है कि उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसकी मदद ये करना चाहता है शुरू से लेकर के अंत तक। चूंकि ये वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ के ऑफिस में काम करता है और जो इंसिडेंट हुआ है वो इन दोनों के ऑफिस में हुआ है, तो ये डायरेक्टली इन दोनों का विरोध नहीं करता है, परंतु अंतर्मन से ये जो फॉल्डर है उसकी मदद करना चाहता है। इसकी पोजीशन क्या है दोस्तों? ये इन्हीं के ऑफिस में मैनेजिंग क्लर्क है। ये इन्हीं के ऑफिस में, जेम्स हाउ वाल्टर हाउ के ऑफिस में मैनेजिंग क्लर्क है। मैंने आपको बता दिया, इसी को आप फॉल्डर का फ्रेंड, मित्र भी कह सकते हैं, जो उसका शुभचिंतक बना रहा। जैसे आजकल मैं आप लोगों का शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहा हूं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों विलियम फॉल्डर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या कहिए दिस इज द सेंटर ऑफ द प्ले। ये ही प्ले का सेंटर है और इसी के द्वारा प्ले का सारा मूवमेंट होता है। ये एक युवा कैरेक्टर है जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी उम्र मात्र 23 वर्ष है। जूनियर क्लर्क है ये वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ के ऑफिस में, जहां पर रॉबर्ट कुक्सन मैनेजिंग क्लर्क है और उसी के अंडर में वर्क करने वाला है विलियम फॉल्डर, जिसकी एज दोस्तों मात्र 23 वर्ष की है। इस फॉल्डर की, इस जूनियर क्लर्क की दो सिस्टर्स भी हैं, 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर हैं और इसका एक बहनोई भी है। इसका एक बहनोई है जिम, जीजा है ये फॉल्डर का, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही माइनर कैरेक्टर, एक जगह थोड़ा सा इसका जिक्र आया है इस प्ले में। ये जिम जो है फॉल्डर का जीजा है और ये फॉल्डर को 25 पाउंड्स देता है और उससे कहता है कि तुम कनाडा चले जाओ और अपना कोई कार्य कर लो, अपना कोई बिजनेस कर लो। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कैरेक्टर की। अगला कैरेक्टर है स्वीडल। स्वीडल इज ए ऑफिस बॉय। स्वीडल उसी डिपार्टमेंट में, या कहिए उसी ऑफिस में, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन, विलियम फॉल्डर के ऑफिस में ये एक ऑफिस बॉय है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है। ध्यान रखना दोस्तों स्वीडल, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में माइनर कैरेक्टर्स को पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वीडल इज ए ऑफिस बॉय इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ। दोनों के, इनके जो ऑफिस है उसमें ये वर्क करता है। यह मात्र 16 वर्ष का है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों काउले। काउले इज ए कैशियर। काउले इज ए कैशियर इन द बैंक इन विच फॉल्डर गोज टू कैश द चेक। इसी की बैंक में फॉल्डर अपने चेक को कैश कराने के लिए जाता है और यही रिकॉग्नाइज करता है, काउले ही रिकॉग्नाइज करता है फॉल्डर को कि ये मेरे ऑफिस में आया था, मेरी बैंक में आया था और वो चेक जो है वो इसी ने बनाया था।
तो आपको ध्यान रखना है, जब विवाद बढ़ जाता है तब इसी को बुलाया जाता है पहचानने के लिए कि कैशियर साहब आप आइए और आप हमें बताइए कि कौन व्यक्ति आपके बैंक में चेक लेकर के गया था और उसने फोर्जरी की है। जब ये चेक करने के लिए आता है दोस्तों, तो फाल्डर इसे देख करके थोड़ा सा घबरा जाता है और ये उसको पहचान लेता है और ये जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ को बता देता है कि सर वो और कोई नहीं जो मेरे ऑफिस में चेक बुलाने के लिए आया था वो विलियम फाल्डर ही था। आगे बात करते हैं दोस्तों विस्टर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप ध्यान रखिएगा। विस्टर इज ए डिटेक्टिव। ये डिटेक्टिव है, खोज करता है, गुप्तचर है, स्कॉटलैंड यार्ड से इनका संबंध है। ये स्कॉटलैंड यार्ड से आए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है हु इज द डिटेक्टिव इन द प्ले जस्टिस। तो आपको याद रखना है विस्टर इज द डिटेक्टिव। और आपको थोड़ा सा बता दूं, यही वो शख्स हैं जो फाल्डर को पकड़ करके ले जाते हैं फर्स्ट टाइम, और फाल्डर अपनी सजा को भोगता है और उसके बाद ये दोबारा से उसको पकड़ने के लिए आते हैं और फाल्डर इनसे बचने के लिए भागता है और भागते समय वो छत पर से, खिड़की पर से जो है नीचे गिर जाता है और गर्दन टूटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विस्टर इज द डिटेक्टिव ऑफ द प्ले जस्टिस। आगे बात कर लेते हैं मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, या सीधे कहिए कि फ्लॉयड एक अनदर कैरेक्टर है। दोस्तों फ्लॉयड इस प्ले के अंदर वो जज हैं जो फाल्डर की सजा को अनाउंस करते हैं, या यूं कहिए सारा का सारा ट्रायल सीन जो है, जो केस चलता है वो इन्हीं की अदालत में चलता है। यानी कि केस की सुनवाई करने वाले जो जज थे वो थे फ्लॉयड, ए जज। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जब मैं कोटेशंस कराऊंगा तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन इन्होंने बोली थी जब इन्होंने फाल्डर को सजा सुनाई। तो वो कोटेशंस, जब मैं कोटेशंस की क्लास लूंगा तब आपको मैं वो बताऊंगा। तो मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, ए जज, यही केस को सुनते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हैरोल्ड क्लीवर की। हैरोल्ड क्लीवर को आपको विशेष रूप से याद रखना है। हैरोल्ड क्लीवर ओल्ड गवर्नमेंट एडवोकेट, ये ओल्ड गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, या यूं कहिए एक बुजुर्ग वकील हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी वकील हैं, यानी जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ की तरफ से ये वकील हैं। आपसे इस तरह भी बात को पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद रखना है हैरोल्ड क्लीवर इज अगेंस्ट फाल्डर। ये सरकारी वकील हैं और फाल्डर के अगेंस्ट ये जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ की ओर से केस लड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको उस कैरेक्टर की ओर ले चलता हूं जिस कैरेक्टर की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होकर के, दुखमय स्थिति से प्रभावित होकर के इस प्ले का जो कैरेक्टर है फाल्डर, वो मिस्टेक कर देता है। उसको भावनावश वो अपनी भावनाओं में बह जाता है और एक छोटी सी त्रुटि, मैं उसको छोटी सी त्रुटि कहूंगा, क्योंकि अगर कोई मदद के लिए आपके पास आए और आपके पास आकर के आपसे अपना दुख सुनाए तो छोटी मोटी बात करने के लिए आप भी तैयार हो जाओगे और उसकी मदद कर दोगे। लेकिन यहां पर इसी को सोशल ट्रेजेडी कहा गया, क्योंकि फाल्डर ने उसकी मदद के लिए, देखिए किसी भी मदद को आप तब मदद कहेंगे जब उसमें कोई अपराध ना हो, लेकिन फाल्डर ने चूंकि जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था उस डिपार्टमेंट में एक छोटा सा फॉल्ट कर दिया जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो उस महिला के बारे में आपको बताता हूं, वो महिला थी रुथ हनीविल। इसको आप कहिए कि प्ले की हीरोइन आप कह सकते हैं इसको। रुथ हनीविल एक शादीशुदा महिला है जिनका पति एक ड्रंकार्ड है, एक शराबी है, एक पियक्कड़ है, और वो शराब पी करके अपनी वाइफ यानी
रुथ हनीवेल की पिटाई करता है, बहुत ज्यादा उसको मारता है। और जब वो उनकी पिटाई करता है तो वो अपने आंसू बहाते हुए, अपने दुखों को झेलते हुए एक जगह कहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है फाल्डर से, और फाल्डर उनके दुखों का कारण उनसे पूछ लेता है और उनके प्रति सिंपैथेटिक हो जाता है। आगे मैं आपको पूरी समरी सुनाऊंगा, अभी केवल कैरेक्टर की बात। रुथ हनीवेल ए वुमेन ऑफ 26, याद रखना दोस्तों इनकी एज जो है वो 26 साल है, ये मात्र 26 साल की हैं, इनका विवाह हो चुका है, इनके बच्चे हैं, इनका पति शराबी है और वो शराब पी करके इनकी पिटाई करता है और ये अपना दुखड़ा सुना देती हैं फाल्डर को जाकर के, और फाल्डर इनके प्रति सिंपैथेटिक हो जाता है और इनकी मदद करता है, और मदद करने में उसे एक अपराध हो जाता है जिसकी सजा भी वह भोगता है, परंतु प्ले के अंत में दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कैरेक्टर हेक्टर फ्रोम की। देखिए ये आपको याद रखना है, और मुझे शायद ध्यान है कि ये एग्जाम में पूछा भी गया कि हु इज द एडवोकेट, हु इज द लॉयर ऑफ फाल्डर, या कौन फाल्डर की मदद करता है या फाल्डर की तरफ से केस लड़ने वाला वकील कौन था। तो आपको ध्यान रखना है हेक्टर फ्रोम फाल्डर यंग एडवोकेट, ये फाल्डर का एक युवा वकील है जो केस के दौरान जज साहब को फाल्डर पर मर्सी दिखाने की, दया दिखाने की बात करता है और कहता है कि सर जिस समय फाल्डर ने रुथ हनीवेल की मदद की उस समय वह पूर्ण रूप से मानसिक रूप से ठीक नहीं था, क्योंकि वो आवेग में था, इसलिए आप उस पर दया दिखाएं और उसके इस जुर्म को, इस अपराध को एक सामान्य अपराध मान करके, एक भावनावश किया गया अपराध मान करके क्षमा कर दे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है और जज उनको सजा, फाल्डर को सजा सुनाता है। तो हेक्टर फ्रोम एडवोकेट है किसके, फाल्डर के, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आपको सारी बातें याद हो रही होगी। कैप्टन डनसन की हम बात करते हैं। कैप्टन डनसन उस जेल के गवर्नर हैं जिस जेल में फाल्डर को रखा गया है। तो कैप्टन डनसन जेल के गवर्नर हैं जिस जेल में फाल्डर को रखा गया है। इनकी एक खास बात दोस्तों, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में आज मेरे साथ। इनकी एक खास बात ये बता दो कि इनकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, इनकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं। ये इनका इंडिकेटिंग आप कह सकते हैं, ये बड़े माइनर से माइनर, मतलब ऐसा कहिए कि ऑपरेशन हो गया आज जस्टिस का, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो कैप्टन डनसन इज अ प्रिजन गवर्नर 2 फिंगर कट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ह्यूज मिलर की। ह्यूज मिलर इज अनदर कैरेक्टर, ये प्रिजन चैपलेन है। इन दोनों का डिस्कशन चलता है कैदियों के बारे में। जब गवर्नर यानी कैप्टन डनसन आते हैं जेल में, जेल का निरीक्षण करने के लिए, मुआयना करने के लिए, तो ह्यूज मिलर उनको 4 कैदियों के बारे में बताते हैं, जिन 4 कैदियों का इस प्ले में जिक्र है। मैं आपको बता दूं, उनमें से पहला है मौने, दूसरा है ओ क्लेरी, और तीसरा है फाल्डर, और चौथे नंबर पर है क्लिप्टन। ये 4 कैदियों का जिक्र इस प्ले में किया गया है। चारों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि माइनर कैरेक्टर्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मौने, ओ क्लेरी, फाल्डर और क्लिप्टन ये कन्विक्ट्स हैं, दोषी हैं, जो प्रिजन गवर्नर की जेल में यानी कैप्टन डनसन की जेल में है। और जब कैप्टन डनसन वहां पर आते हैं तो ह्यूज मिलर उनको बताते हैं इन 4 के विषय में, जो कि जेल के चैपलेन हैं यानी प्रिजन चैपलेन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एडवर्ड क्लीमेंट की। एडवर्ड क्लीमेंट एक्चुअली जेल में निरीक्षण करने के लिए आते हैं। ये एक डॉक्टर हैं और इनका कार्य है जेल में होने वाले किसी भी मरीज की जो तकलीफ है उसको चेक करना, उसको क्या डिसीज है। तो आपको बता दूं, कोक्सन फाल्डर से मिलने के लिए जेल में जाता है
और उसको ऐसा लगता है कि फाल्डर की तबीयत खराब हो जाएगी, वो परेशान है। तो इनकी रिक्वेस्ट पर जो गवर्नर हैं वो इनको बुलाते हैं, एडवर्ड क्लीमेंट को बुलाते हैं और फाल्डर का चेकअप वहां पर ये करते हैं। तो इनका रोल बस इतना सा ही है, इसको आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड क्लीमेंट इज ए डॉक्टर, या यूं कहिए एडवर्ड क्लीमेंट इज ए प्रिजन डॉक्टर। ये प्रिजन के डॉक्टर हैं, जेल में इनका काम डॉक्टरी करना है और पेशेंट्स को देखना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों वुडर। वुडर इज अनदर कैरेक्टर, ये चीफ वार्डर है, देखरेख करने वाले हैं जेल में कैदियों की, उन पर निगाह रखने वाले हैं, कोई कैदी क्या कर रहा है। आपको बता दूं, ये वुडर एक ऐसा शख्स है जो जेल के प्रत्येक कैदी की क्या रणनीति है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, उन सभी बातों को ये अपने पास अपनी व्यवस्थागत जो चीजें हैं उनसे मालूम करता है और उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो दोस्तों ये थे कैरेक्टर जो मैंने आपको बता दिए, मोने, ओक्लेरी, फाल्डर, क्लिफ्टन। अब मैं आपको बताता हूं इस प्ले की स्टोरी। इस प्ले की स्टोरी एक्चुअल में क्या है उसको आपको समझना है। देखिए फाल्डर के साथ मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3, 1, 23, 3007। ये 3007 क्या है दोस्तों, ये आपको बता दूं, ये 3007 फाल्डर का कैदी नंबर है। यानी कैदी का आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में एक नंबर कैदी को दे दिया जाता है, 3007 कैदी नंबर है फाल्डर का। और यहां पर आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, 3, 23, 3007, 3, 23, 3007। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि फाल्डर के जीवन में दुर्भाग्यवश जो भी चीजें हुई वो 3 से जुड़ी हुई थी। ये 3 क्या है आपको बता देता हूं। फाल्डर को जज के द्वारा 3 साल की सजा सुनाई जाती है। कितने साल की सजा सुनाई जाती है, बोलिए बोलिए, 3 साल की। वेरी गुड, 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 23 साल की इनकी उम्र है और 3007 इनका कैदी नंबर है। एक यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देना दोस्तों, ये एक जो लिखा है ये लिखा है 1 मंथ एकांतवास या 1 मंथ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। एक्चुअली फाल्डर को 1 माह के लिए एकांत में रख दिया जाता है। जब कुक्सन मिलने के लिए जेल में जाता है तब उसको इस घटना का पता चलता है। तो ये थी सारी चीजें विलियम फाल्डर के बारे में आपको मैंने बता दिया। 3 साल की सजा हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 साल इनकी उम्र थी, 3007 इनका जो है कैदी नंबर था। तो 3 का जो आंकड़ा है वो विलियम फाल्डर के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों आपको बोर्ड पर कुछ चीजें क्लाउड में दिखाई दे रही होंगी, तो उन पर मैं बात करता हूं, उनके विषय में आपको समझाता हूं। और उससे ठीक पहले हम चलते हैं एक्ट और सीन की ओर। देखिए दोस्तों, इस प्ले के अंदर 4 एक्ट हैं और 4 एक्ट में जो शुरुआत है उसको आप समझ लीजिए कि कहां से इनकी शुरुआत होती है। पहला जो एक्ट है उसकी शुरुआत होती है ऑफिस से, और ऑफिस किसका है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का ऑफिस है। उसके बाद एक्ट सेकंड की शुरुआत होती है कोर्ट से। एक्ट सेकंड जो है वो ट्रायल सीन उसमें दिखाया गया है और वो कोर्ट से शुरू होता है। एक्ट थर्ड की यदि हम बात करें तो एक्ट थर्ड में जो सीन दिखाया गया है वो फाल्डर के जेल में होने का है। तो यानी कि थर्ड एक्ट जो है वो जेल को दर्शाता है। फोर्थ एक्ट की दोस्तों अगर बात करें तो फोर्थ एक्ट वापस से वहीं कुक्सन के ऑफिस पर आ जाता है, जहां पर कुक्सन को अपने ऑफिस में बैठा हुआ दिखाया गया है। तो चारों एक्ट की जो शुरुआत है ये आप याद रखिएगा, पहला ऑफिस से, दूसरा कोर्ट से, तीसरा जेल से और चौथा कुक्सन के रूम से यानी ऑफिस से। तो अब ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपको ये भी पता लग गया कि इस प्ले के अंदर 4 एक्ट हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, पहले एक्ट की शुरुआत जो होती है, जो पहला एक्ट है उसकी शुरुआत हुई है जुलाई मॉर्निंग से, यानी प्ले ओपन्स
इन द मंथ ऑफ जुलाई अ मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय है और प्ले जुलाई के माह से शुरू होता है, यानी फर्स्ट एक्ट की शुरुआत जुलाई माह से हुई है, जुलाई के एक दिन से हुई है। उसकी दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो कोर्ट का जो सीन है उसमें अक्टूबर माह को दर्शाया गया है। अक्टूबर का समय है, अक्टूबर माह का एक दिन है। और अगर हम थर्ड एक्ट की बात करें दोस्तों तो थर्ड एक्ट को 25 दिसंबर के समय का दिखाया गया है। 25 दिसंबर आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर वैसे भी आप जानते हैं क्रिसमस डे के रूप में जनरली माना जाता है। तो जेल और जो फोर्थ एक्ट है दोस्तों इसमें फिर से मार्च मॉर्निंग को दर्शाया गया है, यानी मार्च महीने की एक सुबह को दर्शाया गया है। इसीलिए आपको बता दूं प्ले की शुरुआत भी सुबह से होती है और प्ले का अंत भी सुबह से होता है, यानी सुबह में होता है। तो मॉर्निंग टू मॉर्निंग इस प्ले में दर्शाया गया है, सुबह से सुबह। हालांकि आपको बता दूं यहां से कोर्ट सीन से लेकर के या फोर्थ सीन तक जो समय अंतराल है वो 2 वर्षों का गैप इसमें दिखाया गया है, क्योंकि फाइलर ने अपनी सजा को कंप्लीट किया है। तो यहां से यहां तक का 2 वर्ष का और पीछे 1 वर्ष का, लगभग 3 वर्ष का उसने कार्यकाल अपनी सजा को पूरा किया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों और कुछ बिंदुओं की। देखिए यहां पर मैंने लिखा है 7, यहां पर लिखा हुआ है 18 जुलाई और दोस्तों यहां पर लिखा है 8 जुलाई। ये तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तारीख वो तारीख है जिस दिन फाल्डर जैसे सामान्य व्यक्ति ने एक जुल्म कर दिया। तो दोस्तों आइए इस तारीख को समझते हैं। देखिए 7 जुलाई का दिन था। 7 जुलाई के दिन फाल्डर ने जो चेक था डेविस के द्वारा दिया गया। दोस्तों एक कैरेक्टर में मिस कर गया हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। एक कैरेक्टर इसमें और है, माइनर कैरेक्टर है डेविस, जो एक अन्य क्लर्क है। चूंकि कुक्सन ने चेक दिया था डेविस को और डेविस ने अपने समय को बचाने के लिए वो चेक दे दिया है फाल्डर को, और फाल्डर उस समय की अवस्था में उस चेक को देखता है, जो चेक 9 पाउंड का था। कितने पाउंड का? 9 पाउंड का वो चेक था। ये आप दोस्तों नोट करते रहिएगा। 9 पाउंड का वो चेक था। 9 पाउंड के चेक को फाल्डर बदल देता है। किसमें बदल देता है दोस्तों आपको बता दूं, 9 में वो TY जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? 9 लिखा हुआ है और 9 में वो TY जोड़ देता है, और उधर जो 9 इस तरह से बना हुआ था दोस्तों उसमें वो एक 0 ऐड कर देता है। ये था फाल्डर का जुर्म जो उसने चेक को बदलने में किया था। चेक 9 पाउंड का था, डेविस ने उसको दिया था कि आप इसको घुमा लीजिए, और चूंकि उस समय फाल्डर की मुलाकात रुथ हनीबल से हो चुकी थी, रुथ हनीबल ने अपने सारे दुख सारी समस्याएं फाल्डर को बता दी थी, और फाल्डर का दिल सिंपैथी से भर गया, दया से भर गया, और उसी समय 7 जुलाई के दिन उसको वो चेक मिला। क्योंकि ठीक उसी समय वो रुथ हनीबल की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो उसने सोचा किस प्रकार से मदद की जाए। जब वह इस बात पे गहनता से विचार कर रहा था, उसी समय डेविस ने ला करके उसको, जो एक क्लर्क था, उसने ला करके चेक दे दिया, और चेक को देखते ही फाल्डर के मन में तुरंत से विचार आया, यार कितना ही अच्छा हो मैं 9 का 90 कर दूं और कैश ले लूं, और मैं इस प्रकार रुथ हनीबल की मदद कर पाऊंगा। तो दोस्तों इसी छोटी सी भावना ने फाल्डर को एक मुजरिम बना दिया, और 7 जुलाई के दिन उसने उस चेक को 9 से 90 में बदल दिया। 9 के आगे 0 लगा दिया, अल्फाबेट में TY लगा दिया, और वो जुर्म कर बैठा। और 7 तारीख को उसने उस केस को भुना लिया। 8 तारीख को वो रुथ हनीबल के पास जाता है।
रुथ हनीवेल के पास जाकर के वो रुथ हनीवेल को पैसे देता है कि लो इससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ सामान खरीद लेना। यहीं पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं, दोनों के अंदर, फाइल्डर और रुथ हनीवेल के अंदर सिंपैथेटिक होते होते प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और दोनों ने ये निर्णय किया है कि अब वो उस पियक्कड़ के जुल्मों को नहीं सहेंगे और दोनों भाग जाएंगे। और भागने का जब वो प्लान बनाते हैं दोस्तों, तो वो साउथ अमेरिका जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? भाग करके साउथ अमेरिका वो जाना चाहते हैं। ये दोनों का प्लान था। 7 जुलाई को उसने अपराध किया, चेक को 9 से 90 बना दिया। 8 जुलाई को रुथ हनीवेल को पैसे दे दिए और दोस्तों 18 जुलाई को केस की ओपनिंग हो गई। चूंकि ये जो जेम्स हाउ है, जेम्स हाउ ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में आने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और चेक करते समय कैश बुक का भी ये अवलोकन करते हैं और कैश बुक को जैसे ही ये देखते हैं तो ये चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चेक दिया था वो 9 का था और वहां पर 90 होता है। तो ये कुक्सन से पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। कुक्सन को बुलाया जाता है। कुक्सन कहता है सर मैंने तो ये चेक डेविस को दिया था भुनाने के लिए। डेविस को बुलाया जाता है तो डेविस कहता है कि मैंने ये चेक फाइल्डर को दिया था भुनाने के लिए। और फाइल्डर को जब बुलाया जाता है तो फाइल्डर घबरा जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है। उधर जेम्स हाउ जाकर के रिपोर्ट लिखा देते हैं, केस कर देते हैं। तब एक डिटेक्टिव आता है और वो फाइल्डर को पकड़ करके ले जाता है और वो डिटेक्टिव था विस्टर। जब फाइल्डर को पकड़ लिया जाता है तो फाइल्डर कहता है सर मुझे एक मौका दिया जाए, मैंने ऐसा भावनावश किया है। कुक्सन सिंपैथेटिक तो है लेकिन विरोध नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैंने देखा है किस प्रकार से फाइल्डर ने रुथ हनीवेल की मदद की है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, जब फाइल्डर और कुक्सन जब प्ले की शुरुआत होती है तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसी समय स्वीडल नामक बॉय आकर के बताता है कि कोई महिला फाइल्डर से मिलना चाहती है। फाइल्डर से एक महिला मिलने के लिए आई हुई है और कुक्सन को ये बात पता लगती है। तो कुक्सन कहता है कि उनको बाहर ही रहने दो, लेकिन बाद में वो अलाउ कर देता है। और जब वो महिला अंदर आती है, अपनी समस्या बताती है कि मेरा फाइल्डर से मिलना बहुत जरूरी है, ये जीने मरने की बात है, तो कुक्सन ऑफिस में आने के लिए उसको अलाउ कर देता है और वहां पर रुथ हनीवेल की मुलाकात होती है फाइल्डर से और वो फाइल्डर से अपने दुखों को बताती है, कहती है अपनी समस्याओं के बारे में। और उसी समय एक छोटी सी चीज होती है दोस्तों, उसी समय दोनों आपस में मिलते हैं। कुक्सन ऑफिस से बाहर चला जाता है, असाइड हो जाता है, उनको अकेला छोड़ देता है। वहां पर दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फाइल्डर रुथ हनीवेल को किस करता है और जैसे ही रुथ हनीवेल जाती है तो कुक्सन वापस आता है और कुक्सन कहता है ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है। और उसी समय एक मस्करी करते हुए फाइल्डर को प्योरिटी इनटू होम नामक पुस्तक देता है। प्योरिटी इनटू होम नामक पुस्तक, ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्योरिटी इनटू होम नामक पुस्तक वो फाइल्डर को देता है। यार घर में तो कम से कम साफ सुथरा रहने दो, इस तरह से वो बात कहता है। तो यहां तक बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब जब केस खुल गया, फाइल्डर को पकड़ लिया गया विस्टर के द्वारा, फिर कोर्ट सीन आता है दोस्तों। कोर्ट सीन में आपको बता दूं कि क्लीवर, जहां पर मैंने आपको बताया था हैरोल्ड क्लीवर सरकारी वकील हैं और हेक्टर फ्रोम फाइल्डर के वकील हैं। दोनों में कर्री बहस होती है और उस बहस के बावजूद भी हेक्टर फ्रोम फाइल्डर को सजा से नहीं बचा पाते और जस्टिस फ्लॉयड उनको सजा सुना देते हैं। 3 साल की सजा दी जाती है। 3 साल का समय काटने के बाद भी जब ये वापस आते हैं तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हर कैदी को जब वो रिहा होता है तो कुछ महीनों तक या सालों तक अपनी हाजिरी जो है
थाने में देनी पड़ती है, वो हाजिरी थाने में देने से चूक जाता है। इस बात का पता फिर से इस डिटेक्टिव को चल जाता है और ये दोबारा से उसको पकड़ने के लिए, फाइलर को पकड़ने के लिए आता है। इससे घबरा करके फाइलर भाग रहा होता है और गिर करके वो अपनी गर्दन तोड़ लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सारी इस प्ले की घटनाएं जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एक हाइड पार्क लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाइड पार्क वो जगह है जहां पर रुथ हनीबिल और फाइलर की पहली बार मुलाकात हुई है। तो हाइड पार्क को आपको ध्यान रखना है। हाइड पार्क का जिक्र किस प्ले में किया गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा हाइड पार्क का जिक्र जस्टिस में किया गया है। ये वो स्थान है जहां पर रुथ हनीबिल और फाइलर की मुलाकात होती है। एक और एड्रेस दोस्तों आपको मैं बता देता हूं। एक एड्रेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है 83 मुलिगर स्ट्रीट। ये एड्रेस है दोस्तों रुथ हनीबिल का। 83 मुलिगर स्ट्रीट ये रुथ हनीबिल का एड्रेस है। यहां पर एक कैरेक्टर और लिखा गया है रिचर्ड। रिचर्ड दोस्तों एक और कैरेक्टर है जो फाइलर के ऑफिस से निकाले जाने के बाद उसी पोस्ट को अपनाने के लिए, यानी किलर की पोस्ट को अपनाने के लिए वहां पर जाना चाहता है, लेकिन कुक्सन उसको डिनाई कर देता है। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं होगा दोस्तों, और आपको प्ले समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्ले अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये थी एक झलक लिटरेचर की कि आगे लिटरेचर की स्टडी हम कैसे करेंगे, किस लेवल पे हम स्टडी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।